नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969606089786445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं एसके त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारी डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस की सीरीज है उसको यहाँ पर बाइलिंगुअल मैनर में कंटिन्यू करूंगा, कवर करूंगा। और जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि ये जो आर्टिकल्स हैं गवर्नमेंट की जितनी भी लीडिंग वेबसाइट्स हैं और जो लीडिंग न्यूज़पेपर्स है वहां से कलेक्ट किए जाते हैं, फिर आप लोगों को यहाँ पर अवेलेबल कराए जाते हैं, जो आप लोगों के लिए स्पेशली फॉर यूपीएससी सीएससी, उसके साथ ही जो स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशन होते हैं उनके लिए प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा लाभदायी सिद्ध होगी। तो आप लोग इस सीरीज को सतत रूप से देखें और इसका महत्तम लाभ भी अर्जित करें। साथ ही दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो में 10,000 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट किया तो आप लोगों को इसकी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जाएगी हमारे टेलीग्राम के चैनल में। तो आप लोग हमारा टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन कर ले, साथ ही हमारा इंस्टा का पेज भी फॉलो कर ले। तो आइए आगे की ओर चलेंगे, देखेंगे किन टॉपिक्स को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है सोशल जस्टिस ले लीजिए, वुमेन एम्पावरमेंट ले लीजिए, है ना। तो पेपर 1 पेपर 2 दोनों का पार्ट है, सोसाइटी का पार्ट भी है ये आपका, और उससे रिलेटेड एक्ट वगैरह भी होते हैं। तो जीएस पेपर 1 2 दोनों में रख सकते हैं। वुमेन्स की लैंड ओनरशिप की बात किया जा रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ ये जो पैट्रियार्की वर्ड आता है ना, वो एक ऐसा संदर्भ है कि जहां पर भूमि के स्वामित्व की बात आती है। तो जब महिलाएं शादी करके चली जाती हैं उस घर से, तो उनको ये लगता है कि भैया उनकी जो लैंड ओनरशिप है वो कम हो जाएगी, फ्रैगमेंटेड हो जाएगी लैंड। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स को यहाँ पर बताया गया है। उसके बारे में हमारे माननीय न्यायालय ने भी निर्णय दिया है कि भैया अधिकार तो वुमेन्स के मेंस के दोनों के बराबर है, फिर ऐसा क्यों किया जा रहा है। तो सोच की प्रॉब्लम है वहां पर, ठीक है। तो इसको देखेंगे हम लोग। दूसरा जो टॉपिक है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन फॉर सिविल सर्वेंट्स। तो यहां पर ये इशू उठा कि भैया जो सिविल सर्वेंट्स हैं वो अपनी बातों को नहीं रख सकते क्या, पॉलिसीज को जो है क्रिटिसाइज नहीं कर सकते क्या, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते क्या। तो जो सिविल जो आपका कोड ऑफ कंडक्ट है सिविल सर्विसेज का, उसके अंतर्गत ये बोला गया कि भैया वो सरकार की किसी भी ऐसी पॉलिसीज को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते जिससे कि वहां पर किसी भी तरीके का ऋणात्मक प्रभाव पड़े। तो इसको लेके ये टॉपिक यहाँ पर फ्रेम किया गया है, सेकंड पेपर का पार्ट है, गवर्नेंस के अंदर रख सकते हैं आप लोग। और इसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पर टॉपिक है, काफी पुराना बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका, पॉलिटिकल फंडिंग से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? पॉलिटिकल फंडिंग से। तो आप लोगों को पता है कि अब हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल पार्टीज चुनाव के दौरान पैसे खर्च करती हैं उसका जो दायरा है बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो उनको उन पैसों की जरूरत होती है, बड़े बड़े लोग वहां पर उनको फंडिंग करते हैं, है ना। तो वहां पर ब्लैक मनी को भी जो है फ्लो देखा जाता है। तो इसके कारण जो है नेक्सस देखा जाता है, क्रोनी कैपिटलिज्म देखा जाता है। तो जो निष्पक्ष चुनाव की एक आधारभूत स्तंभ है लोकतंत्र का, उस पर ऋणात्मक प्रभाव पड़ता है, इसलिए इसको यहां पर रखा गया है। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के अंदर इसको रख सकते हैं और ये आपका पार्ट है किसका? जीएस पेपर सेकंड का। इसके बाद एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, ये आईएमएफ के बारे में आप लोगों को पता होगा कि जब बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस से कोई भी देश गुजर रहा होता है तो वो वहां से क्या लेता है? फंड लेता है, उधार लेता है। किससे? आईएमएफ से। उसके बदले उसको जो है उसकी शर्तें माननी पड़ती है, पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करना पड़ता है। तो उसी संदर्भ में उसको जब समय लगता है तो जो फंड को रिटर्न करने का टाइम है उसको बढ़ा दिया जाता है ना, उसको लेके ये जो है टॉपिक यहाँ पर फ्रेम किया गया है। सेकंड पेपर में रख सकते हैं और थर्ड पेपर में भी रख सकते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का पार्ट है आपका। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आर्टिकल है आईएनएस विक्रांत के बारे में, और ये अपने तरीके का स्वदेशी प्रथम इस तरीके का जो है ओथ है, जिसका अभी इनॉग्रेशन किया, जिसको अभी कमीशन किया हमारे प्रधानमंत्री जी ने। तो ये न्यूज में रखा गया, साइंस एंड टेक का पार्ट है, ये थर्ड पेपर में रख सकते हैं आप लोग। तो पहले टॉपिक को अब डिटेल में देखेंगे हम लोग यहाँ पर। तो इस टॉपिक में क्या बात किया जा रहा है कि जो मेल और फीमेल्स हैं, है ना, तो एक सिटीजन के रूप में दोनों इक्वल हैं, उनके राइट्स इक्वल हैं, चाहे वो लैंड की बात हो या कोई और संदर्भ हो, है ना। उसको लेके ये आपका टॉपिक यहाँ पर फ्रेम किया गया। अब लैंड ओनरशिप की बात करेंगे वुमेन्स की, है ना, इंडिया के संदर्भ में। तो यहाँ पर जो एनएफएचएस का हमारा सर्वे है 5th नंबर का, उसमें बताया गया है कि जो रिपोर्ट किया गया है कि 43% महिलाएं जो हैं उन्होंने बताया कि उनके पास अकेले या संयुक्त रूप से अपनी लैंड ओनरशिप है, या घर या भूमि पर उनका स्वामित्व है। दूसरी चीज ये कि यहां पर एक और भी रिपोर्ट को कोट किया गया है, इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन
जिसने एक कंडक्ट किया एक एग्रीकल्चरल रिसर्च रूरल डेवलपमेंट के लिए, उन्होंने बताया कि जो वुमेन्स के पास आपकी लैंड ओनरशिप है, एग्रीकल्चरल लैंड की बात करें 14% है ना, और केवल जो आपके 11% जो वहां पर संदर्भ है ना, औसत क्षेत्रफल के साथ जो वहां पर बात किया जा रहा है, तो 11% भूमि का स्वामित्व था। तो वहां पर पुरुषों के कंपैरिजन में जो खेत के जोत का आकार बताया जा रहा है, तो महिलाओं के पास 1.24 हेक्टेयर था, जबकि पुरुषों के पास 1.66 हेक्टेयर। एक दो डेटा आप अपने पास यहां पर रख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट यहां पर पॉइंट रखा गया, उसमें बताया गया है कि जो अधिकांश जो आपकी लैंड ओनर्स हैं वुमेन्स, वो अपने वैवाहिक परिवारों के माध्यम से उन्होंने भूमि का जो स्वामित्व है वो प्राप्त किया है ना। विशेष रूप से आप देखेंगे कि अगर वो विडो है या फिर वो तलाकशुदा है, इस तरीके से जो, या विवाह के बाद जो है अपने पति के घर में ससुराल में उनको मिला है, लेकिन उनके माता पिता ने उनको अपनी पैतृक संपत्ति में अधिकार नहीं दिया है। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, ये हमारे यहाँ जो है ये पैट्रियार्की को प्रमोट करता है ये संदर्भ, ठीक है ना। और यहाँ पर जो है लोगों की सोच इतनी सीमित है कि भैया लड़की हमारे घर से चली जाएगी तो हमें क्यों देना उसको अधिकार, है ना, ये संदर्भ है यहाँ पर। इसीलिए हमारे यहाँ एम्पावरमेंट नहीं होता है और उनको इमोशनली जो है वहां पर मोबिलाइज किया जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि बहुत कम ऐसी वुमेन्स हैं जो को ओनर्स हैं ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी में, है ना। इसमें अगर आधे से ज्यादा परसेंटेज को हम देखेंगे, है ना, तो आधे से अधिक जो मालिक है पुरुष और महिलाओं दोनों के, आधे से अधिक जो प्रतिशत है उनका 50 वर्ष या उससे अधिक आयु के थे। कुल मिला के ये समझिए कि बहुत कम ओनरशिप इनके पास है। इसके बाद यहाँ पर राज्यवार भी जो है डिस्पैरिटी देखी गई। अगर तेलंगाना में देखेंगे तो जितने भी लैंड ओनर्स है उसमें महिला भूस्वामियों की जो संख्या है 32% है, तो उड़ीसा में केवल 6% है, ठीक है। इसके बाद जो मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी है उसके 2020 के एक वर्किंग पेपर में भी बताया गया है कि जो ग्रामीण जमींदार घर हैं उसमें बहुत मुश्किल से केवल 16% महिलाओं के पास अपनी लैंड ओनरशिप है। इसके बाद कुल महिलाओं का लगभग 33% जो पार्ट है वो कृषक जो आपकी गतिविधियां हैं उनसे संलग्न है, और जो 47 महिलाएं हैं वो खेतीहर मजदूर हैं, खुद वहां पर खेतीहर एग्रीकल्चरल लेबरर्स के अंतर्गत आती है। इसके बाद जो कृषि जनगणना 2015-16 का संदर्भ है उसमें बताया गया है कि देश में जो कुल जो टोटल क्षेत्र है उसका लगभग 11.72% जो है महिला भूमि धारकों के द्वारा संचालित किया गया था। ये सब डेटा, एक दो डेटा अपने पास रख लेंगे, आपको एनालिसिस करने के लिए, अपने तर्क को पुष्ट करने के लिए इस तरीके के डेटा को उपयोग करना चाहिए मेंस की आंसर राइटिंग में। इसके बाद एशिया का यहां पर एग्जांपल लिया कि अगर पूरे एशिया को देखें तो महिलाओं में 42% जो है कृषि श्रमिक हैं, 11% जो है वो भूमि धारक इसमें शामिल है। लैटिन अमेरिका की बात करें तो महिलाओं में 20% जो महिलाएं हैं वो कृषि श्रम और 18% जो है वो जमींदार है वहां पर, है ना। तो ये एग्जांपल्स लिए गए हैं वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में भी, इंटरनेशनल लेवल में भी, है ना, तो इसको देखने की आवश्यकता है हमको। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा यहाँ पर पॉइंट है इसमें बताया जा रहा है कि रीजन क्या है वुमेन्स की जो आपकी कम ओनरशिप देखी जाती है, लोअर ओनरशिप देखी जाती है लैंड में, तो उसका रीजन क्या है। तो सबसे पहला जो रीजन है हिंदू सक्सेशन एक्ट है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, उसके अंतर्गत महिलाओं को अधिकार जरूर दिए गए लेकिन इसमें डिस्पैरिटी है। जैसे सबसे पहली चीज जो इनहेरिटेंस देखेंगे आप, है ना, तो उसमें लैंगिक असमानता देखी जाती है, जेंडर अनइक्वालिटी देखी जाती है। आप ये भी समझिए ना कि जैसे दाह संस्कार की बात है तो महिलाएं नहीं कर सकती, पुरुष ही करेगा। तो कहने का मतलब ये कि वंश को आगे बढ़ाने वाले का संदर्भ पुरुष को लिया गया है, महिलाओं को नहीं, जबकि महिलाएं हर जगह अपना झंडा फहरा रही। यूपीएससी देख लीजिए, बॉक्सिंग देख लीजिए, वेट लिफ्टिंग देख लीजिए, क्रिकेट देख लीजिए, हर जगह उन्होंने अपनी जो प्रतिभा है उसको दिखाया है, प्रदर्शित किया है पूरे विश्व के सामने। और मैनेजमेंट की बात करेंगे तो चाहे कोविड का एग्जांपल ले लीजिए, किसी भी संदर्भ में बात कर लीजिए, पंचायतों में देख लीजिए, है ना, तो बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट नेम है कि जहां पर महिलाएं रही वहां पर प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा रही है पुरुषों की तुलना में, ठीक है। अब डॉटर्स को जो है जो परिवार की संपत्ति होती, पारिवारिक संपत्ति, उसमें संयुक्त उत्तराधिकार के दायरे से भी बाहर रखा गया। ये लूप होल है हमारे यहाँ हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम का। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर बताया गया है कि हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये 2020 के अपने वर्डिक्ट में बोला था कि जो कोई भी हिंदू महिला हो उसका पैतृक संपत्ति में संयुक्त उत्तराधिकार होने का जन्म सिद्ध अधिकार है। ये बिल्कुल भी इस पर निर्भर नहीं है कि जब इसको लागू किया गया 2005 में इस तरीके के प्रावधान को, तो उनके पिता जीवित थे या नहीं थे। तो जिस तरीके से पिता की संपत्ति में
पुत्र का अधिकार होता है उसी तरीके से पुत्रियों का भी समान अधिकार होगा। पुत्र से बिल्कुल भी किसी भी तरीके से कम नहीं आंका जाएगा, उसको ऐसा बोला गया। उसके बाद यहां पर यह भी बोला गया है कि जैसे इनहेरिटेंस, विरासत में मिलने वाला जो आपकी संपत्ति का अधिकार है, उसमें भी उनको बराबर का अधिकार है, चाहे वो विवाहित हो, अविवाहित हो, विधवा हो और आपकी तलाकशुदा हो। तो इसका मतलब यह कि महिलाओं की वैवाहिक स्थिति का इससे कोई संदर्भ नहीं है। इसके बाद एक मां के अपने बेटे से विरासत में मिलने का जो भी संपत्ति का अधिकार है वो भी बराबर है। वो इस आधार पर नहीं बदलेगा कि वो विधवा है या तलाकशुदा है या उसका फिर से पुनर्विवाह हुआ है ना। इसके बाद जो बेटियां हैं उनको अपनी मां की संपत्ति में बेटे के समान ही अधिकार प्राप्त होगा। कुल मिला के यहां पर जो है इक्वालिटी लाने का काम किया गया। इसके बाद जो संपत्ति अर्जन का एक विषय है, वो एक विधवा के भी वहां पर अधिकार समान है ना, जैसे एक विवाहित महिला का होता है संपत्ति अर्जन का, है ना, जो अधिकार होता है। इसके बाद यहां पर यह बोला गया है कि वर्तमान में जो पिता वगैरह हैं उनकी सोच ऐसी होती कि भैया बेटी का विवाह कर देंगे तो जो हमारी भूमि पर हमारा नियंत्रण है वो तो हम खो देंगे, इसलिए नहीं दिया जाता। मैंने बोला ना कि ये जो है मेंटल सिकनेस है ना, असुरक्षा की भावना है, ठीक है। उसके बाद यहां पर यह भी बताया जा रहा है कि जैसे बेटियों को ये डर होता है कि भैया अगर वो अपना हिस्सा मांग लेंगी तो उनके पारिवारिक संबंध उनके अपने परिवार से विखंडित हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, तो इससे भी उनके अधिकारों का हनन होता है। इसके अलावा लैंड जो फ्रेगमेंटेशन है वो अपने आप में एक प्रॉब्लमेटिक कंसर्न है ना, जो आप देखेंगे कि समस्या का संदर्भ है। जो आपका वहां पर क्या है, एक तरीके का कंसर्न ऐसा है ना कि जितना खेत के जोत का आकार छोटा होता जाता है उतना उसकी प्रोडक्टिविटी कम होती जाती है। यही कारण है कि पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में आप देखेंगे तो जो हरित क्रांति का सबसे जो प्रोडक्टिव मैनर या प्रोडक्टिव जो आउटपुट दिखाई दिया वो वहीं पर दिखाई दिया, क्योंकि खेत के जोतों का आकार काफी बड़ा था वहां पर। इसके बाद यहां पर आर्गुमेंट बताए जाते हैं लैंड ओनरशिप के फेवर में, है ना, वुमेन्स के, कि अगर वुमेन्स को लैंड ओनरशिप देना है तो उनके फेवर में कौन कौन से आर्गुमेंट है। तो पहली चीज ये कि इससे वुमेन्स का क्या होगा, एम्पावरमेंट होगा, क्योंकि उनके पास भूमि के अधिकार होते हैं, संपत्ति का अधिकार होता है, तो उनकी डिसीजन मेकिंग भी बोल्ड हो जाती है ना, वो किसी पर निर्भर नहीं होती क्योंकि इकोनॉमिक रिलायंस उनको प्राप्त हो जाता है। उसके बाद यहां पर ये बताया जा रहा है कि जब महिलाओं के पास सुरक्षित भूमि अधिकार होते हैं तो उन्हें उच्च आर्थिक लाभ भी होता है। इसके बाद यहां पर यह बोला जा रहा है कि जहां जहां पर भूमि अधिकार महिलाओं के पास सुरक्षित है वहां पर जो कृषि निवेश है और कृषि की जो उत्पादकता है उसमें भी वृद्धि देखी जाती है। इसके बाद वहां पर पोषण में भी सुधार देखा जाता है ना। तो ये सब पॉइंट्स यहां पर बताए जा रहे हैं, ये सब पॉइंट्स नॉर्मल हैं, आप देख जाइएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यहां पर वो रिलेटेड है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन फॉर सिविल सर्वेंट्स, ठीक है। तो इश्यूज क्या है इसमें ये देखेंगे हम लोग, है ना। तो यहां पर ये क्वेश्चन उठाया जा रहा है कि क्या कोई भी ब्यूरोक्रेट या पब्लिक सर्वेंट जो है वो केंद्र या राज्य सरकार के किसी एक्ट का या किसी डिसीजन का खुलकर क्या अपने विचार या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उपभोग कर सकता है, या फिर ये जो आपका उनका अधिकार है क्या वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के अंतर्गत आएगा जो आर्टिकल 19 के अंतर्गत है ना। तो यहां पर ये बताया जा रहा है कि ये जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है वो उनके जो आपके केंद्रीय लोक सेवा आचरण नियम है 1964 उसके द्वारा क्या वो प्रतिबंध आरोपित है, क्या वो प्रतिबंधित है। तो यहां पर रूल 9 की बात कर रहे हैं, सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स ऑफ 1964 के बारे में बात कर रहे हैं कि कोई भी सरकारी कर्मचारी के लिए ऐसा कोई बयान देना या अपनी राय देना टोटली रिस्ट्रिक्टेड किया गया है जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार की किसी भी मौजूदा या हालिया नीति या किसी कार्यवाही की प्रतिकूल आलोचना कर रहा हो। कुल मिला के यहां पर उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाया गया है, क्योंकि बोलते हैं कि भैया पॉलिसी मेकिंग में तो यही लोग जो है इन्वॉल्व होते हैं, तो फिर ये कैसे कर सकते हैं उसको क्रिटिसाइज, ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी दिखाई देता है। और इनके फेवर में आर्गुमेंट बताया जा रहा है। तो सबसे पहली चीज तो ये कि डेमोक्रेसी में जो सबसे बड़ा आधारभूत स्तंभ जो मूल्य है आपका वो क्या है कि गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना, उनकी पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करना, इसीलिए तो विपक्ष भी बनाया जाता है। अब लोगों के द्वारा जो है वो तंत्र तैयार किया गया तभी तो उसको लोकतंत्र बोला गया। अब जब लोग उस पॉलिसी को क्रिटिसाइज ही नहीं करेंगे तो एक तरीके से जो है सत्तावादी सरकार को प्रश्रय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये एक जो है यहां पर पॉइंट बताया जा रहा है, फंडामेंटल राइट सही है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इसके बाद यहां पर एक रेफरेंस है, इसको नोट डाउन करके अपने पास रख लीजिएगा आप लोग, लिपिका पॉल वर्सेस स्टेट ऑफ त्रिपुरा। इसमें त्रिपुरा हाईकोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया, एक जजमेंट दिया। उन्होंने बोला कि एक सरकारी कर्मचारी के रूप में किसी भी याचिकाकर्ता को अपने भाषण और अभिव्यक्ति का जो फंडामेंटल राइट्स है उसको उपभोग करने का अधिकार है, उस अधिकार से उसको वंचित नहीं किया जा सकता,
ठीक है। और इसमें यह बोला गया कि जो भी आपके आचरण नियम है ना, जो कोड ऑफ कंडक्ट है जो त्रिपुरा में लागू है, उनकी सीमाओं में रह के उनको जो है इस तरीके के जो फंडामेंटल राइट्स है उसका यूज करने की आवश्यकता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का। इसके बाद यहां पर यह भी बोला गया कि जो रूल 9 है सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स का, ये जो है क्या है, वेग है काफी रूप से, इसमें काफी हद तक देखेंगे तो अस्पष्टता विद्यमान है। क्या विद्यमान है? अस्पष्टता विद्यमान है। अब आप देखेंगे कि समय जो है लगातार बदलता जा रहा है, टेक्नोलॉजीज का बहुत ज्यादा उपयोग किया जा रहा है, तो सोशल मीडिया वगैरह का जो है यूज करते हैं अपनी राय व्यक्त करने के लिए लोक सेवक, है ना, तो उन अधिकारों से उनको वंचित नहीं किया जा सकता है ना। और इसमें एक ये भी रास्ता हो सकता है कि अगर उनको किसी तरीके की प्रॉब्लम है तो डायरेक्टली वो जो है गवर्नमेंट से उस बारे में चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि पॉलिसी मेकिंग में तो वो भी इन्वॉल्व होते हैं। अब इसके बाद इनके अगेंस्ट में तर्क क्या है, तो सबसे पहली चीज ये कि भैया जो केंद्रीय सिविल सेवा आचरण नियम 1964 का नियम 9 है, उसके अंतर्गत व्यक्तिगत और जो आधिकारिक क्षमता है उसमें सरकार या जो सरकार की पॉलिसीज वगैरह उनके विरुद्ध प्रतिकूल आलोचना के विरुद्ध राय व्यक्त करने पर भी रोक लगाई जाती है ना, वहां पर प्रतिबंधित किया गया है। कुल मिलाकर संदर्भ ये है। इसके बाद अगर आप देखेंगे यहां पर कि कोई भी ब्यूरोक्रेट अगर ये फील कर रहा है, स्ट्रांग फीलिंग है उसकी कि भैया यहां पर गलत हो रहा है, ये पॉलिसी गलत है, तो वो डायरेक्टली जो है गवर्नमेंट को अप्रोच कर सकता है, उस ऑर्गेनाइजेशन से जो है वो बातचीत कर सकता है और अपनी राय व्यक्त कर सकता है। सोशल मीडिया में खुद को हाइप क्रिएट करने के लिए बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स करते हैं, क्योंकि व्यूज के भी पैसे आते हैं, है ना, तो हीरो बनने के लिए भी, एक हीरोइक जो है इमेज क्रिएट करने के लिए भी इसका यूज ब्यूरोक्रेट करते हैं, ठीक है। और वही ब्यूरोक्रेट जो एक गरीबी से, एक संघर्ष से निकल के जाते हैं, वो भी वहां पर जाके एक फ्यूडल मेंटालिटी से ग्रसित हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा हार्श ट्रुथ है हमारा, ठीक है। इसके बाद यहां पर यह बोला जा रहा है कि जो केंद्रीय लोक सेवा आचरण नियम है उसका संपूर्ण उद्देश्य क्या है? संपूर्ण उद्देश्य उसका एक डिसिप्लिन मेंटेन करना है, किसके बीच में? ब्यूरोक्रेट्स के बीच में, है ना। इसके बाद यहां पर यह बोला गया है कि इसमें एक डिसीजन मेकिंग में पूरे जो ये प्रोसेस है, इसमें एक जो है स्थापित जो प्रक्रिया है उसका पालन किया जाता है ना, ठीक है। तो उस पालन करने के, उस अनुशासन के अंतर्गत यह भी अनिवार्य है कि जो भी इसमें अनुशासन निर्धारित किया गया है उसका तत्परता से पालन करें लोक सेवक, ठीक। इसके बाद जो नेक्स्ट यहां पर हमारा टॉपिक है, बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है, पॉलिटिकल फंडिंग से रिलेटेड है ये आपका, ठीक है। तो यहां पर बताया जा रहा है कि भैया वित्तीय वर्ष 2021 में भी राजनीतिक जो अनुदान है उसके बहुत सारे अज्ञात स्रोत है, हमेशा से होता आया है। इतना ज्यादा पैसा जो है चुनावों में लगता है कि एक नॉर्मल आदमी तो चुनाव लड़ भी नहीं सकता, है ना। तो फंडिंग का खेल है, बाहुबली का खेल है। यहाँ पर जो सशक्त हैं, है ना, बाहुबली लोग, वो लगातार जा रहे हैं, चुनाव में जीत भी रहे हैं, पता नहीं कैसे समाज सेवा करेंगे, और हम ही लोग वोट देके उनको जिता भी रहे हैं। तो ये समस्या नेताओं से ज्यादा, मैंने बार बार बोला है कि हमारे सिविक सेंस में है। हमारा सिविक सेंस कैसा, हम अपने छोटे छोटे से फायदे के लिए पूरे देश को जो है ताक पे रख देते हैं। तो यहाँ पर कुछ जो है यहाँ पर पॉइंट्स बताए जा रहे हैं। एडीआर के कोई भी डेटा आपको मिले तो आप अपने पास रखेंगे, क्यों? क्योंकि जब भी हम आंसर लिख रहे होते हैं जीएस पेपर 2 में, ज्यादा से ज्यादा नंबर को मोबिलाइज करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा नंबर को गेन करने के लिए जो इस तरीके के फैक्ट्स का यूज किया जाना चाहिए, है ना। सबसे बेहतरीन पेपर जीएस पेपर 2 है, इसमें मार्क्स कम आते हैं, लगता है कि पॉलिटी इजी है। अब एडीआर का एक जो यहाँ पर फाइंडिंग है उसमें बताया गया है कि भैया जो 2021 है उसमें राजनीतिक दलों की जो आय है उसमें से 69% का सोर्स अभी तक अज्ञात है टोटल। अब देखिए 70%, मतलब ब्लैक मनी वापस लाएंगे, लोगों को पैसे देंगे, अच्छे दिन लाएंगे। पहले खुद में सुधार करो, पार्टी के अंदर जो है आंतरिक लोकतंत्र की स्थापना करो, और राजनीतिक हित से ऊपर उठकर राष्ट्र हित के लिए काम करो। हाँ, यहां पर केवल जो है भाषण से काम नहीं चलता, उसको यथार्थ रूप में जो है स्थापित भी करना पड़ता है, ठीक है। अब यहां पर यह बोला जा रहा है कि अभी तक कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो आरटीआई एक्ट के अंतर्गत उसने अनुपालन नहीं किया। सोचिए, ये हर किसी के बारे में जानकारी चाहते हैं, है ना, नए नए एक्ट ला देंगे, एक जनता मतलब जनता जनार्दन की जो राइट टू प्राइवेसी उसका भी ब्रीच कर देंगे, लेकिन अपनी राइट टू प्राइवेसी बनाए रखना, क्योंकि फंडिंग नहीं बता सकते, क्योंकि फंडिंग तो आप इंडस्ट्रियलिस्ट से ले रहे हो, ब्लैक मनी है वो, उसको वाइट कर रहे हो आप, तो कैसे बता दोगे? जिस दिन ये तरीका सुधर गया ना, हमारा देश अपने आप आगे चला जाएगा। बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है, बहुत ज्यादा जो है स्कोप है भारत के पास आगे बढ़ने का, लेकिन ये जो पॉलिटिकल
यहां पर मोबिलाइजेशन है, उसके कारण हमारा भारत जो है अप टू द मार्क अभी तक डेवलपमेंट नहीं कर पा रहा है, और हम उसी से संतुष्टि कर लेते हैं कि यार 70 साल तो हुए हैं आजाद हुए, जिस हिसाब से डेवलपमेंट है ठीक है। और एक नॉर्मल आदमी कर भी क्या सकता है, घर में बैठ के बात कर सकता है, जाएगा लड़ेगा तो खिलाएगा क्या अपने घर वालों को, और चलेगा कैसे, ये मेन प्रॉब्लम है ना। इसके बाद यहाँ पर जो लॉ कमीशन की 255 नंबर की रिपोर्ट है उसमें भी ये ऑब्जर्व किया गया है कि जो राजनीतिक अनुदान वगैरह है उसमें बहुत ज्यादा स्पष्टता है। इसका मतलब ये कि बड़े बड़े लोग वहां पर फंडिंग करते हैं, तो जो लोग फंडिंग करते हैं और जब उनकी सरकार बन जाती है तो अपने हिसाब से जो पॉलिसीज वगैरह हैं उनको वो मोबिलाइज भी करते हैं, जो पॉलिसीज हैं उनको परिवर्तित भी कराते हैं, अपने अनुकूल बनाते, बिल्कुल करेंगे क्योंकि उनका तो इन्वेस्टमेंट है, वो किसी परोपकार में तो पैसा दे नहीं रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि 2019 में जो टोटल सांसद हैं मौजूद, उनमें से 43% जो सांसद हैं उन पर आपराधिक आरोप होने का दावा है, जबकि 2014 में ये डेटा 34% था। तो बहुत अच्छी गेनिंग की है हमने, ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हम बार बार ऐसे बाहुबलियों को नेता बना रहे हैं जो समाज सेवा कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट यहां पर बताया जा रहा है कि रीजन क्या है अननोन सोर्स ऑफ पॉलिटिकल फंडिंग का, तो सीधी बात है, इलेक्शन का कॉमर्शियलाइजेशन हो गया है, बहुत सारा एडवर्टीजमेंट होता है, पॉलिटिकल कैंपेन होता है, भैया जिताने के लिए एक पूरा का पूरा इनका ग्रुप काम करता है, हर जगह जाता है, उठता है, बैठता है, पैसे बांटते हैं, लैपटॉप बांटते हैं, है ना, और मादक पदार्थों का भी उपयोग करते हैं। तो जिस तरीके से भी जनता का जो है मोबिलाइजेशन किया जा सकता है, जाति व्यवस्था तो एक अलग चीज ही हो गई, तो वो सब यूज करते हैं उसमें। तो कमर्शियलाइजेशन हो गया तो पैसा ज्यादा लगता है, तो पैसे की आवश्यकता होगी तो पैसे वालों से पैसा लेंगे ये, ठीक है। इसके बाद ये है कि जो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स होता है, इससे ब्लैक मनी जो है वहां पर फ्लो होती है, और इससे कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जो सुरक्षा है उस पर भी ऋणात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके बाद जो हमारे नियम है, आरपीए एक्ट 1951 हो, चाहे आपका आरटीआई एक्ट 2005 हो, है ना, तो इनके जो लूप होल्स हैं वो भी अपने आप में एक रीजन है। इसके बाद यहां पर ये बताया जा रहा है कि चुनाव आयोग की एक रिपोर्ट है, उसके अनुसार बोला जा रहा है कि जैसे ही चुनाव आता है उसके ठीक 2 महीने पहले 100 से अधिक पॉलिटिकल पार्टीज को जो एस्टैब्लिश किया जाता है वोट काटने के लिए। सीधा फंडा है, अगर आप वोट प्राप्त नहीं कर पा रहे, 4 लोगों को और खड़ा कर देंगे, दूसरी पार्टी का वोट जो है कट गया तो आप वैसे ही जीत गए, ठीक है। इसके बाद यहां पर इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, तो सीधी बात है, माल एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, और जो बैड गवर्नेंस गुड गवर्नेंस की जगह, है ना, करप्शन, नेक्सस होता है यहाँ पर कॉर्पोरेट ब्यूरोक्रेट्स और गूंस और पॉलिटिशियंस के बीच में, क्रोनी कैपिटलिज्म को बढ़ावा मिलता है ना, फ्री और फेयर इलेक्शन नहीं हो पाता है, क्वालिटेटिव यहाँ पर लेजिस्लेशन में जो है वो क्या पड़ता है, नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, पुअर गवर्नेंस वहां पर देखी जाती है, ठीक है। इसके बाद पब्लिक का तो एक्सप्लॉइटेशन हर संदर्भ में हो ही रहा है। इसके बाद जो है जनता का विश्वास भी कम होता जाता है जो सरकार है, और जब जनता का जो है असंतोष या अविश्वास होता है सरकार के प्रति, तो वो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय सुरक्षा को थ्रेट करती है, तभी नक्सलिज्म वगैरह भी देखा जाता है, ठीक है। अब माल एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह नॉर्मल सी चीज है यहाँ पर, ठीक है, और लोगों को भी ये विश्वास हो जाता है कि जो बाहुबली होते हैं, आर्थिक रूप से सक्षम है या बाहुबल से सक्षम है, वही लोग जो है हम पर राज करेंगे, तो फिर वही राजा और प्रजा वाली कहानी मूर्त रूप में स्थापित हो पाती है हो जाती है। और यहाँ पर देखेंगे कि इनर पार्टी डेमोक्रेसी भी यहाँ पर नहीं देखा जाता, जो राजनीतिक दल है उनके पास आंतरिक लोकतंत्र का भी अभाव है। अब वे फॉरवर्ड क्या है, तो देखिए, फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो थे हमारे एसवाई कुरैशी, उन्होंने सजेस्ट किया था कि भैया एक नेशनल इलेक्टोरल फंड बना लीजिए आप, उसके अंतर्गत चुनाव के लिए आप फंड वगैरह दीजिए, है ना, जहां पर डोनर्स कंट्रीब्यूट कर सकते हैं जो भी चाहे वहां पर, और उसके बाद जो है पॉलिटिकल पार्टीज को आप एलोकेट करिए फंड, किस प्रपोर्शन में, जिस प्रपोर्शन में उन्होंने वोट प्राप्त किया है, नॉर्मल सी चीज है। इसके बाद यहां पर यह बताया जा रहा है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड जो है इंट्रोड्यूस किया गया था 2017 में, ठीक है ना, और उसके अंतर्गत अमेंडमेंट वगैरह भी किए गए थे, जैसे आरपीआई एक्ट 1951 में, कंपनीज एक्ट 2013 में, आरबीआई एक्ट 1934 में, इनकम टैक्स एक्ट 1961 में, तो उनको भी जो है वो एप्रोप्रिएट ट्रांसपेरेंट मैनर में यूज करने की आवश्यकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, आईएमएफ से रिलेटेड है। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस होता है किसी भी देश में, तो जो इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करने होते हैं उसके लिए वो वहां पर फंड वगैरह प्रोवाइड करता है। कौन? आईएमएफ। तो यहां पर यह बताया जा रहा है कि कोई भी कंट्री जब सीरियस प्रॉब्लम फेस कर रही होती, मीडियम टर्म बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, तब स्ट्रक्चरल वीकनेस होती है उनकी इकोनॉमी में, तो उनको जरूरत पड़ती है हेल्प की, तो यहां असेस करता है फंड से आईएमएफ, और उसको बोला जाता है एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटीज, ठीक है ना। अब इसका उद्देश्य क्या होगा, तो जो भी मध्यम अवधि के संरचनात्मक सुधार हैं किसी देश के अंतर्गत, उनको क्या करना, स्थापित करना, उनको लागू करने में उसकी मदद करना, और जो भी लोन की टेन्योर है उसको बढ़ा देना, उनके लिए थोड़ा सा सहायतापूर्ण माहौल जो है तैयार करना, उस तरीके की फैसिलिटीज उनको प्रोवाइड करना, ठीक है। इसके बाद यहां पर यह बताया जा रहा है
कि यहाँ पर जो आपकी अवधि है वो नॉर्मल देखी जाए तो 3 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत किया जाता है, आईएमएफ जो यहाँ पर हेल्प करता है फाइनेंस की। लेकिन उसके बाद उसको 4 वर्ष तक की अवधि के लिए भी बढ़ाया जा सकता है और 12 बराबर अर्धवार्षिक किस्तों में 4.5 से 10 वर्षों तक भी एक्सटेंड किया जा सकता है। अब यहाँ पर ये होता है कि जब आईएमएफ से कोई भी देश हेल्प लेता है, फंड लेता है, तो उसको आर्थिक और संरचनात्मक जो समस्याएं दूर करनी है उसके लिए नीतियां बनाना उसके लिए प्रतिबद्धकारी हो जाता है, उनके लिए मैंडेटरी बनाया जाता है कि इन शर्तों का आप पालन करेंगे। ठीक है, इसके बाद यहां पर जो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है वो इसका असेसमेंट भी करता है प्रॉपर, है ना, नियमित रूप से। ठीक है, अब इसके बाद यहां पर ये बताया जा रहा है कि जैसे आपके क्रेडिट कार्ड या बैंक में आपकी सिविल होती है उस हिसाब से आपको लोन मिलता है, उसी तरीके से यहां भी है जो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी है ना, उसको किसी भी देश की वित्तीय जरूरतों या उनकी जो भी समस्याएं हैं वित्तीय उनको सॉल्व करने के लिए इनको प्रदान किया जाता है। लेकिन ये प्रदान करने का जो आधार है उनका जो पिछला ट्रैक रिकॉर्ड होता है उसके द्वारा वो निर्देशित होता है। यहां पर जो विस्तारित फंड सुविधा के तहत ऋण की सुविधा है वो आईएमएफ कोटा के अंतर्गत, जो भी आईएमएफ कोटा किसी भी कंट्री का है तो उसके अंतर्गत 145% तक के वहां पर असिस्टेंस दी जा सकती है। ठीक है, और यहां पर जो नेक्स्ट आर्टिकल है आईएनएस विक्रांत, बिल्कुल कंटेक्चुअल टॉपिक है हमारा यहां पर ये। ठीक है, और यहां पर हमारे प्रधानमंत्री जी ने कमीशन किया है पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर जो आपका आईएनएस विक्रांत है। ठीक है, इसको डिजाइन किसने किया है तो इंडियन नेवीज डायरेक्टरेट ऑफ नेवल डिजाइन और बिल्ड किया गया है कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में। पब्लिक सेक्टर शिपयार्ड है ये आपकी मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के अंतर्गत। ये लार्जेस्ट नेवल शिप होगा जो डिजाइन किया गया और बिल्ड किया गया भारत में। इसके बाद यहां पर यह बताया गया है कि इस उपलब्धि के साथ भारत उन जो कंट्रीज हैं, जो राष्ट्र हैं, उनके समूह में शामिल हो गया जिनके पास ऐसी क्षमता है, जैसे यूएसए है, यूके है, फ्रांस है, इटली है, चीन है और रशिया है। ठीक है, इसके पहले भी भारत के पास विमान जो आपके विमान वाहक पोत थे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा हमने लिया था, ब्रिटिश सरकार से लिया था, आईएनएस विक्रांत और विराट, और रूस द्वारा जो निर्मित था आईएनएस विक्रमादित्य, लेकिन वो स्वदेशी नहीं थे। ये विक्रांत हमारा स्वदेशी है। इसका अगर लिटरल मीनिंग देखेंगे तो इसका अर्थ है साहसी। इसका नाम भारत के पहले विमान वाहक पोत के नाम पर रखा गया है जिसको हमने यूके से खरीदा था और 1961 में उसको कमीशन किया था। अब आईएनएस विक्रांत के कमीशन होने के बाद भारत के पास 2 जो है इस तरीके के विमान वाहक जो है आपके पोत होंगे, है ना, आईएनएस विक्रमादित्य और ये होंगे। ठीक है, और इसके द्वारा जो भारत प्रशांत क्षेत्र में जो चीन की लगातार प्रभुत्वकारी क्षमता बढ़ती जा रही है उसको बैलेंस करने में हमको हेल्प मिलेगी और हमारे जो राष्ट्र की समुद्री सुरक्षा है उसको और सुदृढ़ किया जा सकेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट फेज है हमारा वो रिलेटेड है एमसीक्यू से। पहला जो एमसीक्यू है जिज्ञासा से रिलेटेड है और उसके बारे में स्टेटमेंट दिए गए, बताना है कौन सा ट्रू है। तो पहला स्टेटमेंट है कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने ऑर्गेनाइज किया जिज्ञासा रिन्यूएबल फ्यूल प्रोग्राम है ये आपका, किसके अंतर्गत, जिज्ञासा 2.0 प्रोग्राम के अंतर्गत। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। दूसरा ये कि ये एक तरीके का स्टूडेंट साइंटिस्ट कनेक्ट प्रोग्राम है जिसको लॉन्च किया है सीएसआईआर ने। दूसरा स्टेटमेंट भी ट्रू है। तीसरा ये कि इसका उद्देश्य है एक्सटेंड करना क्लासरूम की लर्निंग को कहां तक, रिसर्च लैबोरेटरी तक, है ना, उस पर बेस्ड लर्निंग को डेवलप करना, कुल मिला के जो प्रैक्टिकल जो नॉलेज है उसको मोबिलाइज करना वहां पर। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। और लास्ट स्टेटमेंट है कि जो ये 2.0 प्रोग्राम है ये अपग्रेडेड वर्जन है जिज्ञासा का, है ना, अंडर विच वर्चुअल साइंस लैब इज बीइंग ओपन्ड। तो सारे के सारे स्टेटमेंट ट्रू है। इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारा ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा बी। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सर्वावैक जो वैक्सीन है इसके बारे में स्टेटमेंट है और बताना है कौन सा ट्रू है। तो पहला ये कि ये पहली इंडिजिनियसली डेवलप्ड ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन है, ये प्रिवेंट करेगी सर्वाइकल कैंसर को। बिल्कुल ठीक बात है, पहला स्टेटमेंट। दूसरी बात ये है यहां पर स्टेटमेंट में बताई जा रही है कि इसको डेवलप किसने किया, तो डेवलप किया सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने, किसके साथ कोऑर्डिनेट करके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है उसके साथ मिलकर। तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, सही बताना था, तो इसका आंसर बोथ आर करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं पर विराम देंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, सपोर्ट बनाए रखिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर और लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू so much. Best of luck.